चल तुम लोग ध्यान दे, कल तो हम तुम लोग कहाँ तक पढ़ाए थे? हम पढ़े थे मतलब पेड़ पौधा में है ना दो उत्तक पाया जाता है परिवहन के लिए, है ना। खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए दो पदार्थ पाया, सॉरी दो उत्तक पाया जाता है। पहला बार बोले थे जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम को कौन सा उत्तक आता है? अगर जाइलम और फ्लोएम को मिला देते हैं तो कौन सा उत्तक बोलते बता? फ्लोएम। इसको कहा जाता है संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन उत्तक। क्या बोलते हैं? तो संवहन उत्तक किसे कहा जाता है ना? जाइलम और फ्लोएम को जब मिला कर, है ना, दोनों उत्तक को मिला के संवहन उत्तक इसको कहते हैं। चलो इसके बारे में कल बढ़िया से डिटेल से पढ़े थे। आज देखते हैं कि पेड़ पौधा में अगर भोजन का परिवहन ये दोनों उत्तक करता है। दोनों उत्तक के हम बारे में जानते हैं ना कि दोनों उत्तक का काम क्या है ना, दोनों उत्तक की विशेषताएं क्या, ऐसा सारा चीज पढ़े थे। आज दोनों में अंतर भी पढ़े थे। आज पढ़ते हैं पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ का परिवहन। पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ का परिवहन के चलो सुने। तो पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ के परिवहन के क्रिया विधि। तो पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ कैसे परिवहन होता है, मतलब एक भाग से दूसरे भाग में कैसे पहुंचता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए दो क्रिया विधि है। पहला है स्थानांतरण विधि। कौन है? स्थानांतरण विधि। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन विधि। दो विधि है, स्थानांतरण विधि और दूसरा कौन है? वाष्पोत्सर्जन विधि। तो चलो पहला पढ़ते इसमें स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है जानती तुम लोग? स्थानांतरण विधि। कभी कभी डायरेक्ट परिभाषा पूछते हैं, स्थानांतरण किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो दोनों में विधि नहीं लगल रहेगा, ठीक है ना। तो स्थानांतरण रहता है और वाष्पोत्सर्जन रहता है। तो स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान चेंज। क्या होता है? स्थान चेंज। जब पौधा के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? परिवहन होता है, तो उसको बोलते हैं स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। ध्यान सुन। तो क्या लिखेंगे? पौधा के एक भाग से दूसरे भागों में खाद्य पदार्थ के आने जाने के क्रिया को क्या लिखे? पौधा के एक भाग से दूसरे भागों में खाद्य पदार्थों के आने जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण विधि कहते हैं। तो जब पेड़ पौधा के एक भाग से दूसरे भाग जाएगा, ठीक है ना, कोई भी खाद्य पदार्थ, उस विधि को हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरण विधि। समझ ना? मतलब जैसे देखो ये वृक्ष है, ठीक है ना, मान लो ये वृक्ष है, क्या है? मान लो ये वृक्ष है, मान लो ये वृक्ष है। अब मान लो, ध्यान सुनो, हमको यहाँ पे मान लो या इस भाग से भोजन अगर इस भाग में आना है, तो पौधा के एक भाग से अगर दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ आ रहा है, इसको बोलते हैं स्थानांतरण विधि। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। मतलब एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ के आने जाने की क्रिया क्या बोलते हैं? स्थानांतरण विधि कहते हैं। ठीक है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। दूसरा क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन विधि। वाष्पोत्सर्जन विधि, ठीक है ना।
और ये जो स्थानांतरण विधि होता है ये क्या होता है, पौधा के अंदर ही अंदर होता है। क्या होता है, पौधा के अंदर ही अंदर क्या होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जब पौधा के बाहरी भाग से हो, बाहरी भाग में कौन चीज होता है, तना होता है। क्या होता है, तना है ना, यानी पत्ती होता है, पत्ती या तना जो भी कह लो। तो जब पौधा के बाहरी भाग में तना में कौन चीज होता है, छिद्र। क्या होता है, छिद्र। और छिद्र के माध्यम से जल वाष्प जो वाष्प के रूप में क्या हो, परिवर्तन हो, वाष्प के रूप में अगर कोई पानी बाहर निकले तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। मतलब पेड़ पौधा पानी पीता है ना, वो पानी किसके माध्यम से निकलता है, जैसे मान लो हम लोग पानी पीते हैं तो पानी हम लोग शरीर के अंग से निकलता है, देखो चमड़ी से पसीना निकलता है ना शरीर से, है ना, तो उसी प्रकार पानी हमारे शरीर से भी बाहर निकलता है। उसी प्रकार पेड़ पौधा जो पानी पीता है तो पेड़ पौधा के पानी कैसे बाहर निकलता है, तो पेड़ पौधा में क्या होता है, रंध्र। और रंध्र कैसा होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, उसी छोटे छोटे छिद्र से होकर के क्या होता है, पेड़ पौधा से पानी बाहर निकलता है। तो उसी प्रक्रिया को कहा गया वाष्पोत्सर्जन। तो क्या लिखते हैं, पौधा के बाहरी भाग को बोलते हैं वायवीय भाग। क्या बोलते हैं, बाहरी भाग को वायवीय भाग। पौधा के वायवीय भाग से पौधा के वायवीय भाग से पानी का मतलब जल, पौधा के वायवीय भाग से जल लिखते क्या, पौधा के वायवीय भाग से जल का पत्ती में उपस्थित रंध्र के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सुना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन विधि बोले या सिर्फ वाष्पोत्सर्जन बोले, बातें क्या है। तो पौधा के वायवीय भाग का मतलब होता है बाहरी भाग, तो पौधा के बाहरी भाग से जल का पत्ती में उपस्थित रंध्र के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकालना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। मतलब पेड़ पौधा के में क्या होता है, पत्ती होता है, पत्ती में कौन सी होता है, रंध्र होता है, और रंध्र के माध्यम से अगर पानी वाष्प के रूप में निकल रहा है ना, वाष्प भाप के रूप में वो पानी अगर बाहर निकल रहा है तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। समझिए ना, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पेड़ पौधा में होता है पत्ती में होता है रंध्र, और रंध्र के माध्यम से अगर कोई पानी भाप के रूप में वाष्प के रूप में निकल रहा है तो उसी क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन भी। ठीक है ना, या ऐसे इतना इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं ना, तो बोलेंगे रंध्र के माध्यम से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। समझे ना, क्या लिखना है, पेड़ पौधा में है ना, रंध्र के माध्यम से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। परिभाषा तो एक से बनता है ना, तो तुमको जो बढ़िया लगे वो लिख देना है। अब इसके बाद तो हम समझिए पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ का परिवहन दो तरीका से हो सकता है। पहला हो गया स्थानांतरण, जब तना में पत्ती के क्या बोलते हैं, वृक्ष के अंदर ही अंदर हो अगर खाद्य पदार्थ का परिवहन हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्थानांतरण विधि। और जब जल का क्या होगा, जब जल वाष्प के रूप में अगर बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन विधि। ठीक है ना, आप पढ़ना है किसके बारे में, हमें पढ़ना है जंतु के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, जंतु। पहले तुम लोग इतना उतारते लिखाते, जंतु के बारे में थोड़ा डिटेल है इसमें, उतारो जल्दी। चलो ध्यान दो, वाष्प इससे पहले स्थानांतरण परिभाषा पढ़ा दिया ना, स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन भी क्या है, इसको परिभाषा पढ़ा दिया। देखो अभी तक में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके महत्व को लेके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इस चैप्टर में अभी तक इस चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो क्या लिखे, पौधा के वायवीय भाग का मतलब क्या होता है, बाहरी भाग। पौधा वायवीय भाग का मतलब क्या होता है, बाहरी भाग। इसका मतलब क्या होता है,
बाहरी भाग। तो पौधा के वायवीय भाग से जल का रंध्र के माध्यम से, रंध्र कहाँ होता है, रंध्र कहाँ उपस्थित होता है, पत्ती में। रंध्र कहाँ उपस्थित होता है, पत्ती में होता है। कहाँ होता है, पत्ती में रंध्र उपस्थित होता है। ए जानवर भैंस है तू है? पढ़ा रहे तो उधर मुड़ी बत क्या करे तेरे देख दिमाग काम तुम्हारा नहीं करता है, दिमाग नहीं, दिमाग काम नहीं करता है। अभी पढ़ा रहे तू नीचे देख रही है। चला चल तो ध्यान सुनो। अभी बता, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, इसको तो बढ़िया समझना है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है इसको समझ क्या लगे। तो पौधा के वायवीय भाग से जल का रंध्र के द्वारा, रंध्र कहाँ उपस्थित होता है, हम बताते पत्ती, पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसे रंध्र कहता है। रंध्र को अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टोमाटा। क्या बोलते हैं, रंध्र क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एस्टोमाटा। यहाँ हम रंध्र के बगल में एस्टोमाटा भी लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि चूंकि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए हम लिखा रहे हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टोमाटा, ठीक है ना। रंध्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा। तो पौधा के वायवीय भाग से जल का रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। दिमाग में ये घुसा, वाष्पोत्सर्जन का मतलब है बाहर निकालना, है ना। जब पानी वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है वो इसी बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। जैसे इसमें हम निष्कासन भी यहाँ पे लिखे हैं। निष्कासन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, छोड़ना। क्या होता है निष्कासन का मतलब, क्या होता है, छोड़ना या बाहर निकालना। तो जब पानी पत्ती में रंध्र के माध्यम से बाहर निकलेगा तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण का मतलब होता है पौधा के एक भाग से, मतलब एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ का जाने आने क्रिया, यानी जलीय घोल, पानी के रूप में देखो खाद्य पदार्थ आता जाता है ना रे। तो खाद्य पदार्थ का जलीय आने जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। ये पढ़ा थे तुमको। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन के क्या महत्व है इसको समझना है, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन के 3 महत्व है, कितना, 3 महत्व है। पहला महत्व क्या है, पौधा के मूल से, मूल का मतलब क्या होता है, जड़, मूल का मतलब क्या होता है, जड़। तो पौधा के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्रभावित होती है। मतलब ध्यान सुनो, तो जड़ के द्वारा क्या होता है, पानी अवशोषण करता है ना। तो पानी हमेशा जो पत्ती, जैसे दिन में तुम जानते, अभी देखो बहुत सारे हम लिखे कितना, हर पौधा प्रतिदिन कितना मतलब पानी छोड़ देता है एक दिन में। तो जल जो है जड़ से लेकर के चोटी तक जल की जो धारा बनी रहती है, तो ये किसके द्वारा, हमेशा उसमें पानी बहते रहता है। ये पानी के बहाव को बना के कौन रखता है, तो यही रखता है वाष्पोत्सर्जन। क्या रखता है, वाष्पोत्सर्जन। मतलब जड़ से लेके चोटी तक हमेशा पानी की धारा बनी रहे, इसके लिए क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती रहती है। तो यही पाला क्या लगे, यही ना पाला काम लिखे, पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है, ठीक है ना। जल की धारा यानी चोटी और जड़ से लेके जल की धारा जो बनी रहती है उसको कौन प्रभावित करता है, वाष्पोत्सर्जन प्रभावित करता है। दूसरा लिखे यह खनिज लवण अवशोषण, यानी यह खनिज लवण अवशोषण एवं परिवहन में भी क्या करता है, सहायता करता है ना। यानी खनिज लवण को अवशोषण करने में, साथ ही साथ यह उसको परिवहन करने में क्या करता है, ये मदद करता है। तीसरा लिखे हैं या पौधों में तापक्रम संतुलन, है ना, कि पौधे के तापमान कितना होना चाहिए, तो उस तापक्रम को संतुलन बना के रखता है ना। पौधों में ताप को संतुलन बना कौन रखता है, वाष्पोत्सर्जन। तो ये इसके 3 महत्व है। पहला महत्व क्या बताया कि चोटी से लेकर, है ना, मतलब जड़ से लेकर चोटी तक जल की धारा बनी रहे, इसके लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है। दूसरा लिखा है मतलब खाद्य पदार्थ, पेड़ पौधा में जो खाद्य पदार्थ का जो अवशोषण होता है मूल रोग के द्वारा, उसको और साथ ही साथ उसको परिवहन करने में ये क्या करता है, मदद करता है वाष्पोत्सर्जन। तीसरा लिखा है कि यह पेड़ पौधा में तापमान को संतुलन बना के रखता है ना, ताकि उसमें संतुलन हमेशा बना रहे, पेड़ पौधा सूखे नहीं, है ना, पेड़ पौधा मरे नहीं, इसलिए उस तापमान को क्या करती है, बना के रखता है, ठीक है ना। इसका 3 काम है वाष्पोत्सर्जन का। उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, है ना, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है।
जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, सेब वाला क्वेश्चन पूछा है ना, कि एक सेब के पौधा प्रतिदिन कितना जल छोड़ देता है प्रतिदिन। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखे, पेड़ पौधा के एक पत्ती प्रतिदिन अपने भार के समान जल का निष्कासन करता है। मतलब कोई भी पौधा ले लो, चाहे वह मकई के ले लो, है ना, चाहे आम का पौधा ले लो, चाहे सेब का पौधा ले लो, कोई भी पौधा ले लो, और जितना पत्ता का भार होगा उस पत्ता के भार के समान वह प्रतिदिन वह जल छोड़ता है, निष्कासन छोड़ देता है। जितना पत्ता का भार होगा प्रतिदिन उतना वह छोड़ देता है। अब मान लो एक पौधा में कितना पत्ता होगा, अब सारा पत्ता को वजन कर लो, और वो प्रतिदिन उतना जल छोड़ देता है। इसलिए उस समय से बारिश होती है। इसलिए कहा था कि पेड़ पौधा का होना जरूरी है, अगर पेड़ पौधा रहेगा तभी उस समय से बारिश होगी, है ना। तो ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके ये तुमको याद रखना है। लेकिन औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में, मतलब पेड़ पौधा का जितना जीवन होता है, चाहे वह 2 साल जिए, चाहे 4 साल जिए, चाहे 10 साल जिए, तो अपने जीवन काल में, ठीक है कि ना, लगभग 100 गुना वाष्पोत्सर्जन करता है। 100 गुना क्या करता है, जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, बता सेब का पौधा अपने जीवन काल में कितना पानी का निष्कासन करता है। ऑप्शन में रहेगा 100 गुना, ऑप्शन में रहेगा 200 गुना, ऑप्शन में रहेगा 100 गुना, ऑप्शन में रहेगा 10 गुना। क्या टिक मारना है, 100 गुना। मतलब कोई भी पौधा हो, कोई भी पौधा अपने जीवन काल में, जीवन काल का मतलब जितना दिन तक वो पौधा जिएगा, जैसे तुम्हारा उम्र है 60 साल, 60 साल तो जिया, तो 60 साल में कितना पानी तो उत्सर्जन छोड़ देगा। ये पत्ती पे चर्चा हो रही है, तो जितना पत्ती का भार होगा, औसतन जितना उसका पत्ती वो उससे 100 गुना अधिक वो छोड़ देगा अपने पूरे जीवन काल में। दूसरा देखो, एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर ये पानी छोड़ता है ना, एक मकई पौधा। अब बताओ एक खेत में कितना मकई पौधा होता है, एक दिन में एगो पौधा, सिर्फ एगो गाछ 3 से 4 लीटर पानी छोड़ता है। अब वो एक खेत में कितना होगा पौधा, बताओ कितना पानी छोड़ता होगा, है ना। इसलिए देखिए मकई वाला खेत में पानी तुरंत लगता है ना, एक दिन 2 दिन के बाद तुरंत सूख जाएगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर का क्या करता है, जल का निष्कासन करता है। निष्कासन का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है निष्कासन का मतलब, क्या होता है, छोड़ना। दूसरा लिखे, एक सेब का पौधा प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल का निष्कासन करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में तुम्हारा बन चुका है, अभी तुम ये पूछ चुका है, एक सेब का पौधा प्रतिदिन कितना जल का निष्कासन करता है, तो 10 से 20 लीटर। और इसके बाद लिखे हैं, पेड़ पौधा के एक पत्ती प्रतिदिन अपने भार के समान जल का क्या करता है, निष्कासन करता है। जितना पत्ती का वजन रहेगा वो अपना पानी को क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये क्या 4 ऊपर लिखे हैं ना, तो ये चारों ऑब्जेक्टिव तुमको लिखना है ना। तो जहाँ पे वाष्पोत्सर्जन का परिभाषा लिखाए थे उसके नीचे में 4 पॉइंट लिखेगी, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ये प्रश्न उतारेगी, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके महत्व को लिखे, समझे ना कैसे उतारना है, ठीक है ना। वाष्प ज़्यादा तुमको गर्मी लगता है, अरे टकला एक रहती गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है। चल स्थानांतरण की परिभाषा समझ ना। स्थानांतरण दिमाग घुसाले, एक भाग से दूसरे भाग में, एक भाग से दूसरे भाग में जलीय, एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ का आने जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं, है ना। या बोलेगी पेड़ पौधा में खनिज लवण जल, है ना, एक ऊंचाई तक, एक निश्चित ऊंचाई तक संचालन होना स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसी परिभाषा दे सकती, पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ का एक निश्चित ऊंचाई तक संचालन होना, संचालन मतलब आने जाना, है ना। संचालन क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। अब वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधा के वायवीय भाग यानी बाहरी भाग में रंध्र के माध्यम से जल वाष्प के रूप में अगर बाहर निकल रहा है तो उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के 3 महत्व हैं, ये 3 महत्व को लिखना है, ठीक है ना। पहला महत्व लिखा है कि पेड़ पौधा में जड़ से लेकर चोटी तक जल की धारा बनी रहे हमेशा, जब कभी भी जल की लाइन टूटे नहीं, हमेशा उसकी धारा बनी रहे, इसके लिए क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है। दूसरा लिखे हैं कि यह खनिज लवण, यह क्या लिखे, यह खनिज लवण अवशोषण यानी खनिज लवण को अवशोषण यानी मूल रूम के द्वारा जो खनिज लवण अवशोषण होता है उसको अवशोषण करने में मदद करता है, और साथ ही साथ उस खनिज लवण का कैसे वह परिवहन हो उसके लिए क्या करता है, ये मदद करता है। तीसरा लिखे, यह पौधों में तापक्रम संतुलन बना के रखता है, पेड़ पौधा में तापक्रम को संतुलन बना के रखता है ताकि पेड़ पौधा सूखे नहीं, है ना, पेड़ पौधा हमेशा हरा भरा रहे, इसीलिए क्या होता है, पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है ना।
तो ये 3 महत्व तुम लोग उतार बढ़िया से, बता दें कैसे उतारना है। चलो उतारो। ध्यान देखो, ये सुन क्या लिखे यहाँ पे, परिवहन तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र। यहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र, ठीक है ना। इसको नीचे में थोड़ा ले दो, इसको बोलते हैं रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ध्यान सुनो, तो रक्त में क्या होता है, खून, उर्दू की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, खून, या ब्लड भी बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, ब्लड। हिंदी में उसको बोलते हैं रक्त, उर्दू में बोलते हैं उसको खून, है ना। और लहू भी बोलते हैं, है ना। तो खून के कई परिवाची शब्द है। तो रक्त जय माध्यम से जाएगा, उस सभी को मिलाकर एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसको कहा गया रक्त परिवहन तंत्र, ठीक है ना। जैसे पहले हम बताया रक्त परिवहन तंत्र में निर्माण कौन कौन करता है, पहला हो गया रक्त हो गया, हृदय हो गया, रक्त वाहिनियाँ, ये सभी मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं रक्त परिवहन तंत्र। तो रक्त परिवहन तंत्र के 2 प्रकार होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हर साल पूछता है, एगो ने वो पूछता है, ठीक है ना। यहाँ 2 प्रकार, एक होता है खुला परिवहन तंत्र, एक होता है बंद परिवहन तंत्र। इसका परिभाषा तुमसे नहीं पूछेगा, जैसे पूछे तेल चट्टा में कौन सा परिवहन तंत्र, मतलब कौन परिवहन तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन में रहेगा खुला परिवहन तंत्र, बंद परिवहन तंत्र, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल। तो खुला परिवहन तंत्र का मतलब होता है कि वैसा परिवहन तंत्र जो रक्त, जो नस के माध्यम से रक्त नहीं बहता है, मतलब जिस जीव में रक्त के माध्यम से, रक्त वाहिनियाँ के माध्यम से, यानी नस के माध्यम से अगर खून नहीं बह रहा है और डायरेक्ट बह रहा है, तो उसको बोलते हैं खुला परिवहन तंत्र। जैसे देखो तुम लोग जोक को देखा होगा, है ना। जोक को हल्का से हम नमक डालते, क्या उसके नस से होकर निकलता है, नहीं, उसमें क्या होता है, उसके रक्त बहने के लिए कोई नसें नहीं होती है। जैसे कीट फसल हम लोग पैर से डाल देते हैं, क्या होता है, फसल निकल जाता है ना। तो किसी में काला होता है, किसी में उजला होता है, हर तरह का कलर होता है। हम लोगों में हीमोग्लोबिन है ना, हमारे रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन है, इसलिए मानव का खून क्या होता है, लाल होता है। तो खुला परिवहन तंत्र का मतलब हो गया कि जिसमें नस के माध्यम से रक्त नहीं बहेगा, उसको बोलते हैं खुला परिवहन तंत्र। तो खुला परिवहन तंत्र किस किस में पाया जाता है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में हम लिखे हैं, क्या लिखे, सॉरी एग्जाम्पल में लिख दिए, तिलचट्टा, कीट, जोंक आदि में क्या होता है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा याद रखना, है ना। तिलचट्टा देती है ना, जो तेल को पीता है ना, उसको पैर से दब देना, है ना, फट से नहीं देना, उसका रक्त बाहर निकल जाता है, उसमें कोई नसें नहीं होती है। मतलब जिसमें नस नहीं होता है उसको कहा गया खुला परिवहन तंत्र। और जिसमें नस के माध्यम से अगर ब्लड जा रहा है, जैसे हम लोग मानव है ना, तो हम लोग देखो शरीर में कितना नसें है ना, और सभी नसें के माध्यम से क्या होता है, रक्त बहता है ना। तो जिसमें नसें होता है उसको कहा गया बंद परिवहन तंत्र, ठीक है ना। तो बंद परिवहन तंत्र में क्या होता है, मानव हो गया, केचुआ हो गया, सिफेलोपोडा हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, बकरी हो गया, और बाकी अन्य जानवर में क्या होता है, बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। यहाँ बंद परिवहन तंत्र का निर्माण लिखे हैं ना, धमनी, शिरा, रक्त वाहिनियाँ आदि मिलकर बंद परिवहन तंत्र का निर्माण करती है ना। अगर पूछे बता खुला परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा परिवहन तंत्र जो नस के माध्यम से नहीं बहती है, उसे बोलते हैं खुला परिवहन तंत्र। इसमें क्या लिखना कि बंद परिवहन वैसा तंत्र जिसमें रक्त वाहिनियाँ के माध्यम से या नस के माध्यम से, नस वाली सतह नस के माध्यम से अगर ब्लड बह रहा है तो उसे बोलते हैं बंद परिवहन, समझ ना। जिसमें नस के माध्यम से ब्लड नहीं बहता है उसे बोलते हैं खुला परिवहन तंत्र, और जिसमें नस के माध्यम से अगर ब्लड बह रहा है उसे बोलते हैं बंद परिवहन तंत्र, समझ ना। तो केचुआ, तिलचट्टा, जोंक में क्या होता है, कौन सा परिवहन तंत्र पाया जाता है, खुला। कौन तंत्र, खुला। हाँ, मानव में हो गया, शेर, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी, सब में क्या होता है, बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो सिर्फ तुमको एग्जाम्पल जो परिभाषा नहीं पूछता है, ठीक है ना। इतना उतारो, अब टाइम भी ज़्यादा हो गया, इसके बाद कल आगे पढ़ाएंगे। कल हम पढ़ेंगे रक्त के बारे से, ठीक है ना, रक्त की संरचना से, रक्त का निर्माण कैसे हुआ है और रक्त कहाँ बनता है शरीर में। उतारो, दिखा पा रहा ना सबको रे, उतारो। ये पार्ट 2 है ना, आज क्लास कौन है, दूसरा दिन है चैप्टर का, दूसरा दिन, 4 दिन चलेगा लगभग चैप्टर निरंजन से, 4 से 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होगा।
उसके बाद खत्म हो जाएगा। कल रक्त पढ़ेंगे, रक्त के बाद तो हृदय पढ़ना, हृदय बाद चैप्टर खत्म। तो देखो चलो ध्यान दो, आज हमें पढ़ना कौन सी बारे में, रक्त के बारे में, ठीक है ना। पूरा ध्यान से सबको देखना है, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे रक्त के बारे में। और ये रक्त का ही चैप्टर आज पूरा रक्त पढ़ा के, है ना। इसका 2 वीडियो और बनेगा इसके बाद, है ना। वो मानव हृदय के बारे में पढ़ना और हृदय के कार्यविधि के बारे में पढ़ना है। ये वो मार्कर किधर चल गया रे। चलो ध्यान दो, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रक्त। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रक्त। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ब्लड, और उर्दू में बोलते हैं खून या लहू। क्या बोलते हैं, खून या लहू। तो रक्त को कई नाम से लोग जानते हैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर में तुम्हें रक्त के बारे में बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि रक्त से बहुत सारे कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है, और तुम्हारा 10वां में तो बनवे करेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अगर तुम वो ध्यान से अगर उतर जाए तो इस वीडियो को पूरा अंत शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। चलो ध्यान दो, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो रक्त, देखो रक्त, ध्यान सुन रहे, रक्त कैसा द्रव है, तो रक्त एक क्षारीय द्रव है। कैसा है ये एक क्षारीय द्रव है ना। तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ाए थे ना, द्रव कई प्रकार का होता है, अम्ल, भस्म और क्षार होता है। उसी प्रकार रक्त एक द्रव है ना, जो क्षारीय होता है। क्या होता है जी, क्षारीय होता है। ये कैसा द्रव है, यह एक क्षारीय द्रव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही प्रश्न होता है, रक्त निम्न में से कौन सा द्रव है। ऑप्शन बनेगा अम्लीय द्रव है, क्षारीय द्रव है, अरे इधर ध्यान देना, या लवण है। तो इसमें से क्या यार टिक मारना तुमको, क्षारीय द्रव है। और रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। कितना होता है, रक्त का क्या होता है 7.4। और रक्त का एक सबसे प्रमुख कार्य, रक्त जब बहता है ना, तो रक्त किससे होकर बहता है, रक्त बहता है नस से होकर बहता है ना। तो रक्त जब नशे से होकर बहता है तो ये सभी ऊतकों को, यानी सभी को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसलिए रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक है, तो ये नहीं, ये जोड़ने का काम करता है। तो रक्त कैसा है, तो ये तो क्षारीय है और ये क्या तरल है ना। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, ये एक संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। तो ये पहले तो ये 3 पॉइंट तुमको याद रखना है कि रक्त कैसा द्रव है। तो रक्त एक क्षारीय द्रव है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त कैसा ऊतक है, तो रक्त है तरल संयोजी ऊतक। कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। अब रक्त का हम संरचना पढ़ते हैं, रक्त बना कौन कौन चीज से है, ध्यान से देखना है। रक्त का संरचना, ध्यान से, रक्त का संरचना ध्यान से देख लो। और इससे पहले तुमको एक और चीज पढ़ाए थे, परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ाए थे ना, परिवहन तंत्र। यहाँ जो हमें पढ़ना है रक्त के बारे में, कौन सा परिवहन तंत्र पढ़ना है, रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र माना रक्त जब बहेगा तो बहने के साथ जो जो अंग, रक्त को बहने में जो जो उसमें अंगे मदद करेगा उससे कहा गया है रक्त परिवहन तंत्र। जैसे बताते हैं रक्त कौन कौन चीज़ से होगी, बताया तो हृदय हो गया, धमनी हो गया, सीरा हो गया, है ना। धमनी, सीरा और केशिका है, इन सभी से होकर क्या होता है, रक्त बहता है ना, समझ ना। तो ये सभी मिलाकर क्या क्या होता है, एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसे कहा गया रक्त परिवहन तंत्र। हम बताए थे परिवहन तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है खुला परिवहन तंत्र, एक होता है बंद, है ना। तो बताए थे अगर ब्लड घूमता का है, हमारे नस से होकर घूमता है ना, इस तरह से पूरे शरीर में क्या होता है, नस के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता है। अगर यही रक्त, ठीक है ना, अगर नस से होकर घूम रहा है, नशे से होकर ये बह रहा है, तो इसको कहा गया बंद परिवहन तंत्र, है ना। अगर ये नस से होकर नहीं बहता है, ठीक है ना, सिर्फ वह हमारे शरीर के अंदर रक्त क्या होता है, नस से होकर नहीं बहता है, उसको
इसको कहा गया खुला परिवहन तंत्र। जैसे हम बताए थे है ना, तेल चट्टा हो गया, कौन चीज हो गया, तेल चट्टा हो गया। तुम लोग तेल चट्टा को देखा, पैर से अगर खींच देगा है ना, तेल से चल ध्यान क्या पर आए थे कि परिवहन तंत्र दो प्रकार का होता है ना। तो परिवहन तंत्र में 2-3 पॉइंट याद रखना। पहला, अगर ध्यान से, अगर ब्लड, क्या बोल रहे हैं, अगर ब्लड, ठीक है ना, अगर ब्लड, कौन सी, ब्लड प्रेशर से होकर बहता, कौन सी, प्रेशर से होके है ना, और ये किसके माध्यम से बहता है, नस से होके बहता है, तो ये कौन सा तंत्रों का निर्माण करेगा, तो याद रहे ये बंद परिवहन तंत्र का निर्माण करेगा, ठीक है ना। अगर ब्लड कौन सी में, प्रेशर में बहेगा तब, क्योंकि अगर देखो जैसे मुर्गा को देखा होगा, जैसे मुर्गा को यहाँ काटता देखना कितना खून फास्ट फेंकता है ना, तो जब खून तेजी से फेंक रहा है इसका मतलब वो है कि वो नस से होके बह रहा है, ठीक है ना। तो वो उसका मतलब कि वह बंद परिवहन तंत्र से होके बह रहा है। ये कैसा कैसा परिवहन तंत्र से निर्माण किया है, वह बंद परिवहन तंत्र का निर्माण कर रही है, ठीक है ना। तो पूछे बता मानव में कौन सा तंत्र पाया, तो मानव में ब्लड किस तंत्र से होके बहता है, तो बंद परिवहन तंत्र से, ठीक है ना। और अगर पूछेगा साथी देखा है ना सीप, देखिए तुम लोग सीप, समुद्र में जो सीप होता है जिसका शंख बनता है, देखिए सीप एक जीव होता है जिसका लोग शंख देखता है ना ऐसे फूकता है, देखते हैं आवाज करता है ना, है ना, मंदिर सब में लोग शंख फूकता है तो सीप होता है। तो ध्यान सुनो, सीप के बाहरी आकार में, बाहर में तो देखी होगी, बाहर से उसके क्या होता है कठोर, उसके मतलब कठोर क्या होता है, आवरण होता है, मतलब जितना भी वो सीप हो गया, डोका हो गया, है ना, डोका हो गया, सीप हो गया, और द्वितीय और कुछ ऐसा जीव होता है जिसके बाहर से कंकाल होता है, देखा ना, और अंदर में क्या होता है, उसके अंदर, उसके बाहर में कंकाल को रखा गया है और अंदर में उसके मतलब शरीर को रखा गया है। बाहर में कंकाल इसलिए दिया जाता है ताकि ब्लड ब्लड तो उसके, चूंकि उसके शरीर में नस होता नहीं है, अब ब्लड जैसे बहेगा, अगर ब्लड में उसके अंदर अगर कंकाल होता है, ब्लड अगर जैसे बहता तो उसकी आकार मतलब समय समय उसकी आकार चेंज होते रहता है, इसलिए उसके कंकाल को बाहर से दिया गया है। जितना भी हो गया, सीप हो गया, घोंगा घोंगा हो गया, है ना, घोंगा हो गया, इस सब में क्या होता है कि उसका कंकाल हमेशा बाहर में होता है। उस समय क्या होता है कि नसें नहीं होती है। मगर कुछ ऐसा भी जीव है जिसमें नस भी होता है और बिना नस भी होता है ना। मतलब कुछ ऐसा जीव है जिसमें कुछ भाग से रक्त नस से होकर बहता है और कुछ भाग में नस होबे नहीं करता है। जैसे हो गया मछली, मछली में देखना, मछली के जो पंख होता है और पूँछ होता है उसमें नसें होता है, तो वहाँ पे जैसे तुम देखना पंख का तो फास्ट में खून फेंकता है ना, या पूँछ को काट देगा तो फास्ट में खून फेंकेगा। मगर वही मछली के बीच वाला भाग को अगर पेट को चीर देगा तो खून धीरे धीरे बहता है ना। इसका मतलब होता है कि उसके शरीर में नसें नहीं होती है, मगर उसके पंख और पूँछ में क्या होता है, नसें होती है। तो वो क्या हो गया, मिश्रित परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। तो मछली में कैसा तंत्र होता है, मिश्रित परिवहन तंत्र होता है। तो परिवहन तंत्र से 3 प्रकार हो गया, एगो तो खुला हो गया, एगो बंद हो गया, एगो मिश्रित। जिसमें खुला और बंद दोनों रहेगा तो वो हो गया मछली में आ जाएगा, है ना। तो वह मिश्रित परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। तो ये सिर्फ पहचानने के लिए पूछेगा, ठीक है ना। तुम लोग समझिए ना, खुला परिवहन तंत्र और बंद परिवहन तंत्र कैसे याद रखना है, ठीक है ना। तो पहला बात बोले हैं कि जिसमें प्रेशर से अगर ब्लड बढ़ रहा है, मतलब तेजी से गति से बढ़ रहा है, तो उसका मतलब वह नस से होकर बढ़ रहा है ना, तो उसमें कौन सा परिवहन तंत्र होगा, उसमें होगा बंद परिवहन तंत्र। और जिसमें ब्लड धीमे धीमे गति से बहेगा, तो थोड़ा थोड़ा हो करके, उसका मतलब वो उसमें खुला परिवहन तंत्र है ना। इसलिए उसमें क्या होता है, उसमें मतलब उस जीव में खुला परिवहन तंत्र है ना, जिसमें ब्लड धीरे धीरे बहेगा, ठीक है ना। चलो ये सब पहले तुम पढ़ा दिए थे, खुला परिवहन तंत्र और बंद परिवहन तंत्र तुमने समझिए ना। आज हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड के बारे में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे बनता है। तो पहला तो ये 3 ऑब्जेक्टिव तुमको याद रखना है ना। तो रक्त कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त कैसा द्रव है, तो क्षारीय द्रव है, ठीक है ना। 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 होता है तो क्या होता है, लवणीय होता है। और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। देखो रक्त का जो निर्माण हुआ ना, वह दो घटकों से मिलकर हुआ है। पहला, रक्त के 2 भाग होते हैं। पहला होता है तरल भाग, क्या होता है, तरल भाग। और दूसरा होता है ठोस भाग,
क्या होता है, दूसरा कौन होता है, ठोस भाग। मतलब रक्त का जो निर्माण हुआ है तो रक्त के कुछ ऐसा भाग है जो तरल है, ठीक है ना। इसलिए देखा ना, लोग कहते हैं कि शरीर में 90% 90% पानी होता है ना, 10% ब्लड है ना। तो रक्त के दो भाग हैं, एक तो हो गया तरल भाग, ठीक है ना, अभी बताएंगे। रक्त के दो भाग होते हैं, पहला हो गया तरल और दूसरा हो गया ठोस, है ना। तो रक्त के जो तरल भाग उसको कहा गया प्लाज्मा। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त के जो ठोस भाग होता है उसको बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रुधिराणु। रक्त के ठोस भाग क्या बोलते हैं, रुधिराणु। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, तब उसके बाद हम पढ़ते हैं ठोस भाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान सुनो, ये जो प्लाज्मा देख रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा में क्या आता है मुख्य रूप से, है ना। प्लाज्मा बहुत सारे, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं और कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं, कुछ वसा भी इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा कि हमारे रक्त में प्लाज्मा की मतलब कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कैसा होता है, बिल्कुल तरल होता है, पानी की तरह होता है ना। ये रंगहीन ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब हल्का ये क्षारीय, मतलब सॉरी नीला रंग का होता है। ये कैसा होता है, हल्का ये नीला रंग का ये होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में वो लगभग कितना होता है, तो ये होता है 55%। कितना होता है, 55% होता है प्लाज्मा, है ना। तो अब बताओ तुम लोग कि रक्त के तरल भाग कितना हो गया, 55%। तो ठोस भाग कितना होगा, 45 होगा। 100 में से 55 घटित कितना हो गया, 45। तो ये ठोस भाग कितना होता है, 45, ठीक है ना। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना कि रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट में मौजूद रहता है। तो कितना याद रखना है तुमको, 55% में। अब ये 55% में प्लाज्मा कौन कौन सी उपस्थित रहता है, तो है तो बहुत कुछ, मगर तुमको 2 या 3 कुछ चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहला होता है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो होता है ना, अब ये कितना होता है, लगभग ये होता है 6 से 8%। कितना होता है, 6 से 8% क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है, जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहा गया है। मतलब प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का हम नाम लिखेंगे, है ना, वो सभी का काम भी लिखेंगे। तो 6 से 8% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इसमें जो जल की मात्रा होता है, जल यानी पानी, वो होता है 90%। कितना होता है, 90%। आप बोलेगा तुम लोग यहाँ 55% लिखे थे, 90% कैसे हो गया, है ना। 90% का मतलब हो गया, जैसे यहाँ हम रक्त बोले थे, तो रक्त यहाँ 100% में कितना है, 100%। कोई किसी भी चीज़ को हम 100% मानते हैं। अब मान लो 100% है, तो 100% में ये 55% हो गया प्लाज्मा, तो 45% कितना हुआ, ठोस भाग इसका हो गया, है ना, रुधिराणु हो गया। अब ये 55 को ही हम 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, अब जो शेष, जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं, तो बोलेगा तुम्हारे पास रुपया, तो बोलेगा मेरे पास 1% भी रुपया नहीं है। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया, तो बोलेगा मेरे पास 100% रुपया है। 100% मतलब तुम्हारे पास फिक्स है कि रुपया है ये। तो अब मान लो ये प्लाज्मा हम बोले 55%, अब इसी को क्या मानेंगे, 100%। अब इस 100% में क्या क्या मौजूद है, तो इसमें कुछ प्रोटीन है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी मात्रा कितना है, 6 से 8% है। उसके बाद जल है, जल जो है वो 90% कितना है, हमारे शरीर में है। उसके बाद ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, कौन सी है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में कितना है, 0.18%, कितना है, 18%, कितना है, ठीक है ना। इसके बाद ज़्यादा चीज़ तुमको नहीं याद रखना, ठीक है ना। इसमें 2-3 चीज़ पहला तो इसमें याद रखना, सबसे मेन चीज़ है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन कितना है, 6 से 8% आता है। जल कितना है, 90%। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जल 90% रहता है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुमको है प्लाज्मा, कि हमारे रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, वह 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसा है, तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है ना। इसका रंग हल्का होता है, नीला आकर, कैसा होता है, नीला, कैसा होता है, हल्का नीला रंग का ये हल्का प्लाज्मा होता है। अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ वसा भी होता है। क्या होता है, कुछ वसा भी इसमें होता है। वसा की जो मात्रा है वो कितना होता है, 0.5, ज़्यादा, 0.5%,
है बहुत कुछ, इतना चीज़ के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें पहले पढ़ना है हमको प्लाज्मा प्रोटीन। तो हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वह 3 प्रकार का प्रोटीन होता है। कितना होता है? 3 प्रकार का प्रोटीन होता है तो 5-6 को प्रोटीन, मतलब उसमें 3 वो मेन रूप से प्रोटीन माना गया है, ठीक है ना। पहला है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजिन। और तीसरा होता है हिपेरिन। क्या होता है? हिपेरिन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में। अब इसका काम समझो, इसका काम क्या है, ध्यान सुनो। तो हमारे शरीर में हमारे रक्त का 2 भाग है, पहला हो गया तरल भाग, दूसरा हो गया ठोस भाग। तो प्लाज्मा, रक्त के तरल भाग को हम बोलते हैं प्लाज्मा और रक्त के ठोस भाग को बोलते हैं रुधिराणु, ठीक है ना। प्लाज्मा जो हमारे रक्त में होता है वह कितना होता है? 55% है ना। प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ उपस्थित होता है, अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होता है, वसा होता है ना, ग्लूकोज होता है, जल होता है और प्लाज्मा प्रोटीन होता है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें कौन है? प्लाज्मा प्रोटीन। इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से 3 गो है ना, उसे भी और भी होता है, 4-5 गो होता है लगभग। तो 3 गो इसमें मेन रूप से है। पहला है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और तीसरा है हिपेरिन। इसमें ध्यान से देखो, इस दोनों का काम है, प्लाज्मा प्रोटीन का काम है, यानी फाइब्रिनोजिन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन, इस दोनों का काम यानी कार्य क्या है? इस दोनों का कार्य है कि ये रक्त को थक्का बनाता है। थक्का का मतलब जैसे तुम्हारा अगर कहीं पे शरीर कट गया, ठीक है ना, जैसे ये कट गया, जैसे ये हवा की उपस्थिति में आएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा, ये क्या होगा? जहाँ पे कटेगा देना वो आगे वहाँ जमा हो जाता है ना। इसका काम है रक्त को थक्का बनने देना, ठीक है ना। इसका काम क्या है? रक्त को जमाने का काम करता है। कौन? फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। और वो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कौन? तो फाइब्रिनोजिन क्या करता है? रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, समझे ना। इसका लिखना, इसका कार्य रक्त को थक्का बनाने में, इसका कार्य रक्त को थक्का बनाना, ठीक है ना। इसका कार्य क्या है? रक्त तो ये क्या करता है? थक्का मतलब ये जमाने का काम करता है। हिपेरिन का काम क्या है? ये रक्त को कभी जमने नहीं देता है। जब तक तुम्हारे शरीर में ब्लड है ना, ये कभी ब्लड को जमने नहीं देगा। जहाँ अगर कहीं पे अगर ब्लड जम गया तो तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा? मतलब जहाँ अगर रक्त बहना बंद गया तो तुम्हारा इतना मोटा हो जाएगा, है ना। उसको कहते हैं फलेरिया बीमारी। अगर जहाँ रक्त जाना बंद हो जाएगा वह भाग तुम्हारा सबसे ज़्यादा मोटा हो जाएगा। उस बीमारी को, है ना, हाँ, उस बीमारी को बोलते हैं फलेरिया बीमारी। कौन सी बीमारी बोलते हैं? फलेरिया बीमारी। तो इसका काम है, हिपेरिन का काम होता है कि ये रक्त को कभी जमने नहीं देता, कभी बंद नहीं होने देता, ये हमेशा रक्त को चलाने का काम करता है ना। तो ये इसका ये दोनों का ये सबसे बड़ा दुश्मन है ना। ये दोनों का ये सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन है। और जैसे ही तुम्हारा शरीर का कोई भी भाग कट गया तो ये जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये आएगा, ये मर जाता है। जैसे इसमें ऑक्सीजन आएगा, हवा प्रवेश करेगा, ये क्या हो जाता है? ये मर जाता है। और जैसे ये मरेगा ये दोनों खुश हो जाता है ना। ये दोनों क्या करता है? खुश होता है। ये दोनों इस मिल को क्या इसको खा जाता है, और खाने के बाद क्या करता है? वह रक्त को जमा देता है। क्या करता है? रक्त को जमा। ये कहता है हम रक्त को जमने नहीं देंगे, ये कहता है रक्त को हम जमा देंगे, है ना। ये क्या कहता है? रक्त को हम जमने नहीं देंगे, ये कहता है रक्त को हम जमा देंगे। तो ये दोनों में बड़ा दुश्मनी रहता है, ठीक है ना। तो इसका काम है, हिपेरिन का काम क्या है? रक्त को जमने नहीं देता है ना। इसका काम क्या याद रखना है? इसका कार्य है यह रक्त को जमने नहीं देता है, ठीक है ना। आप ध्यान सुन, तुम लोग देखी हुई जब हॉस्पिटल सब जाती है ना तो लोग बहुत सारे ब्लड दान करता है ना, रक्त देता है दूसरे को, है ना। तो उसमें सबसे पहले तुम्हारा ग्रुप मैच किया जाता है,
क्या होता है, ग्रुप मैच किया जाता है कि तुम्हारा ब्लड किस ग्रुप का में है ना। तुम देखना कि तुम्हारे सुइया से क्या होता है, रक्त को निकाल लिया जाता है ना, स्निंग या कोई चीज़ से उसमें निकाल लिया जाता है। तो उसमें से होता है क्या कि ये जो फाइब्रिनोजिन है इसको उसमें से निकाल देते हैं, क्या करते हैं, उसमें से रक्त में से इसको निकाल देते हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये क्या करते हैं, ये जमाने, ये गाढ़ा, इसका काम है रक्त को गाढ़ा करना, क्या करना, रक्त को गाढ़ा करना। और जैसे रक्त में से इसको निकाल देगा तो रक्त क्या होता है, पानी की तरह हो जाता है। कैसा होता है, पानी की तरह, जैसे पानी होता है ना, वैसे बिल्कुल ये क्या होता है, पानी की तरह क्या होता है, सफेद पानी की तरह दिखाई पड़ता है ना। तो रक्त में से क्या करते हैं, इसको निकाल करके उस वह कभी वो जो पानी की तरह दिखाई, तो वो कभी मरता नहीं है, ये मर जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको निकाल करके उसका जाँच किया जाता है। और उसी में होता है DNA RNA, क्या होता है, उसी में होता है DNA और RNA, उसी को क्या होता है, जांच किया जाता है। और इसमें बताएंगे है ना कि रक्त में DNA किस में पाया जाता है, उसी में रक्त के 3 भाग होता है ना, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती है। तो उसमें DNA में किसका जांच किया जाता है, RBC का जांच किया जाता है कि WBC का जांच किया जाता है कि प्लेटलेट्स का जांच किया जाता है। तो चलो इतना देखो, इतना याद, इतना है ना, इतना याद हो जाएगा ना तुम लोगों को। बस इतना तुम्हें प्लाज्मा में है ना, रक्त का संरचना 2 भाग से मिलकर हुआ है, तरल भाग और ठोस भाग। ये दोनों भाग में मिलाकर क्या हुआ है, रक्त का संरचना, रक्त का निर्माण हुआ है। तो तरल भाग में होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा की जो मात्रा होता है वह कितना होता है, 55% होती है। ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ये ज़्यादा प्रश्न पूछता है ना, रक्त में प्लाज्मा की कितना % पाया जाता है, तो 55%। और ये प्लाज्मा में बहुत सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे होता है प्लाज्मा प्रोटीन, जल, ग्लूकोज, वसा और अकार्बनिक पदार्थ होता है ना। ये सभी पदार्थ मिलकर क्या होता है, प्लाज्मा का निर्माण करता है। तो प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होती है जिसे प्लाज्मा प्रोटीन कहता है ना। तो पूछेगा प्लाज्मा प्रोटीन किसे कहता है, तो प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन उपस्थित होते हैं, उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन आएगा, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और हिप्रेनिन प्रोटीन। इस दोनों प्रोटीन का काम क्या है, ये इसका दोनों का काम है, ये रक्त को जमने का काम करते हैं, ये रक्त को जमा देता है, ठीक है ना। और ये जमाएगा कब, जब तुम्हारा शरीर कहीं कट कूट जाएगा है ना, और जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा, हवा जैसे ही लगेगा तो ये क्या करेगा, ये हिप्रेनिन को मार देता है। हाँ, हिप्रेनिन का काम है ये रक्त को जमने नहीं देता है, और जैसे ही इसको मारेगा तो ये रक्त को क्या करता है, जमा देता है, ठीक है ना, इतना समझिए। अब इसके भाग, इसका 3 भाग होता है। इसका कितना होता है, रुधिराने में क्या होता है, 3 केशिकाएं होती हैं, 3 है ना। तो इसमें 3 गो केशिकाएं होता है। पहला होता है RBC, कौन होता है, RBC, और दूसरा होता है WBC, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। RBC का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स, क्या बोल गए, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है ना। इसको व्हाइट ब्लड कार्पसल्स है ना, इसको हिंदी में लगे लाल रक्त केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं बोल रहे, लाल रक्त केशिकाएं है ना। RBC का हिंदी में क्या बोलेंगे, लाल रक्त केशिकाएं, और WBC को क्या बोलेंगे, है ना, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये प्लेटलेट्स है, ठीक है ना। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RBC के बारे में जानना, और WBC क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, ठीक है ना। हमारे रक्त में जो होता है यही 3 चीज पाता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, है ना। तो कहीं कोनो किताब में कोशिका भी कर दिया है ना कि ब्लड में कौन कौन से कोशिका पाया जाता है, तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। इस तीनों के बारे में जानना है, और इसी तीनों को जांच करेंगे कि ब्लड में किसका जांच किया जाता है, किससे हमें पता चलता है कि हमारा ग्रुप कौन सा, मतलब कौन सा हमारा ग्रुप है, ठीक है ना। इनमें RBC का हो जांच होता है कि WBC होता है, प्लेटलेट्स का जांच होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो इसको तो आप बारी बारी से, चूँकि एक जगह होगा नहीं है ना, क्योंकि इसका भी बहुत काम है, इसका भी बहुत काम है, इसके भी बहुत काम है। इस सभी के जानने के बाद तो हम पढ़ेंगे रक्त के काम, कि रक्त का काम क्या है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना। फिर रक्त का काम तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा गया, रक्त का क्या कार्य है, उसका रक्त क्या है, रक्त के कार्यविधि को लिखें। तो ये इसके बारे में जानेंगे। तो तुम इतना उतारो पहले, इतना पहले उतारो, तो इसके बाद हम बताते हैं।
चलो ध्यान दो। तुम लोग समझ गए ना। अब थोड़ा इसको हम लिखा दे तो थोड़ा बढ़िया से तुम लोग कैसे लिखना है, ठीक है ना। वो तो हो गया डायरेक्ट, क्या कर जब एक बार देख ली याद हो जाएगा, है ना। एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखना है तो उसको भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग देना है रक्त। क्या हेडिंग देना? रक्त। क्या हेडिंग देना? रक्त, या इसी बोलते हैं लहू या खून। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड, ठीक है ना। पूछा था रक्त किसे कहते हैं? बोलना है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो क्षारीय होता है, जो क्षारीय होता है। यह शरीर के धमनी शिरा केशिकाओं से होकर बहता है। बस इतना चीज याद रखना, ठीक है ना। रक्त के आगे में तुम लोग लिखना, क्या लिखना? रक्त के आगे में यहाँ पॉइंट बना के लिख लो। रक्त एक क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है? रक्त क्या है? क्षारीय द्रव है। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है रे? ध्यान सुनो। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ध्यान सुन, हमारे शरीर का कितना परसेंट हमारे, जैसे मान लो किसी का वजन 20 kg है, किसी का 10 kg है, किसी का 50 kg है, तो उसमें रक्त कितना रहता है? कैसे पता चलेगा इसमें 3 लीटर खून है, कि 6 लीटर है, कि 10 लीटर है ना। तो किसी का भी शरीर कितना वजन का हो, तो प्रत्येक शरीर का जितना वजन होगा उसका करीब, है ना, 10%, 8 से 10% उसमें रक्त होता है। कितना होता है? 8 से 10% उसमें क्या होता है ना। लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? लिख देते हैं रक्त शरीर के वजन, क्या लिखते हैं? रक्त शरीर के वजन का 6 से 10% होता है। कितना होता है? 6 से 10% होता है। समझ ना। अगर किसी का भी शरीर कितना वजन का रहे तो उसमें हमेशा 6 से 10% उसमें क्या होता है? रक्त होता है। मगर एक वयस्क पुरुष, वयस्क समझता है ना, जो जवान पुरुष है, जो बीमार नहीं रहता है, स्वस्थ पुरुष है, तो उसमें रक्त कितना रहता है ना। तो लिख देते हैं, एक वयस्क पुरुष में, वयस्क है ना, एक वयस्क पुरुष में कुल रक्त कितना होता है? 6.8 लीटर होता है। कितना होता है? 6.8 लीटर होता है। मतलब एक वयस्क पुरुष में, जो जवान इंसान है, या तो उसमें कम से कम मिनिमम 5 से 6 लीटर कम से कम इतना होना चाहिए, या 6.8 लीटर तक होता है ना। यहाँ लिख देते हैं, एक वयस्क पुरुष में कुल रक्त 5 से 6 लीटर या 6.8 लीटर होता है। समझिए ना। ऑप्शन में देख लेना कौन सा ऑप्शन दिया, या तो 5 से 6 लीटर रहेगा, या तो 6.8 लीटर। मतलब परफिक्स जो होता है वह कितना होता है? 6.8 लीटर होता है। समझिए ना। अगर पूछेगा तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ध्यान सुनो, रक्त का निर्माण, तो रक्त का निर्माण जो होता है ना, तो वह जैसे बच्चा रहेगा पेट में, अगर पेट में है तो उस अवस्था में रक्त का निर्माण अलग होता है, और जब तू पेट से बाहर हो गया, जब तुम्हारे शरीर में हड्डी आ जाएगा, तो उसका निर्माण अलग जगह है। तो रक्त का निर्माण 2 अवस्था में होता है। क्या होता है? रक्त का निर्माण 2 अवस्था में होता है। क्या होता है? 2 अवस्थाओं में होता है। अगर पूछे बता महिला में रक्त कितना होता है, याद रखना। अगर पुरुष में 6 लीटर है तो महिला में होगा 5.5 लीटर। कितना होगा? 5.5। और यानी पुरुष से हमेशा महिला की रक्त कम होता है ना। एक आदमी से हम पूछे तो महिला में हमेशा रक्त कम क्यों होता है ना। तो लोग बोले थे शादी ब्याह होता है ना, तो उसका खून चूसने के लिए होता है ना।
तो ऐसा ऐसा नहीं है ना, कि उसका खून चूसने के लिए इसमें रक्त कम होता है ना। केनो है ना, केनो लेडीज है तो वो हमेशा पुरुष से उसमें रक्त हमेशा कम में रहता है ना। तो याद रखना रक्त का या तो 5 से 6 लीटर है ना, अगर पुरुष में हो गया 5 से 6 लीटर, अब महिला में हो जाएगा 5.5 लीटर है ना। महिला में कितना रख लेना, यहाँ पे लिख देते लेकिन महिला में 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर होता है, समझिए ना। महिला में कितना होता है? 5.5 लीटर, और पुरुष में 5 से 6 लीटर या तो 6.8 लीटर, इतना तुमको याद रखना है। रक्त का निर्माण 2 अवस्था में होता है। एक वो होता है जब तू पेट में होगा तब, तो पेट में जब रहेगा तो उसको बोलते हैं भ्रूण अवस्था। क्या बोलते हैं? भ्रूण अवस्था है ना, भ्रूण अवस्था। क्या बोलते हैं उसको? भ्रूण अवस्था मतलब पेट में रहेगा तब, पेट में रहने पर। ध्यान सुने, जब पेट में रहता है, जब बच्चा क्या हो पेट में रहता है ना, जब बच्चा पेट में रहेगा यानी भ्रूण अवस्था में रहेगा, तो उसका जो रक्त का जो निर्माण होता है वह होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत में। कहाँ निर्माण होता है? यकृत, समझ रहे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीवर में, समझिए ना। तो अगर भ्रूण अवस्था में रहेगा तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, ठीक है ना। और जब तुम पेट से बाहर हो गया, जब तुम मतलब जब तुम्हारे शरीर में जब हड्डी विकसित हो जाएगा है ना, तब कहाँ होता है? दूसरा हो गया, सुनो, एक हो गया भ्रूण अवस्था, हाँ एक हो गया मतलब इधर जो भी आया है ना, तो भ्रूण अवस्था के अलावे, भ्रूण अवस्था के अलावे मतलब पेट से बाहर निकलने पर, बाहर निकलने पर, जब पेट से बाहर निकल जाएगा तब जो तुम्हारे रक्त का जो निर्माण होगा, रक्त जो बनता है ना, वह बनता है हड्डी है, यानी दो, जैसे हड्डी तो हड्डी के जो बीच में होता है उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, है ना। जैसे अभी हम लोग हैं तो हम लोग का रक्त कहाँ बनता होगा, है ना, हम लोग रक्त भी कहाँ बनता होगा? हड्डी के जो बीच में होता है उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है ना, समझिए ना। अब ध्यान सुन, अब रक्त हो गया, अगर रक्त निर्माण, अब रक्त का निर्माण होगा तो ये स्टोर कहाँ रहता है? जमा कर रहता है। ऐसा तो नहीं, वैसे तो शरीर में हर जगह रहबे करता है। 5 से 6 लीटर हम बोले तो क्या एक ही जगह रहता है 5 से 6 लीटर? तो शरीर के एक भाग है जहाँ पे रक्त जमा रहता है, उसको बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। तो वह कहाँ रहता है? तो वह रहता है पीलिया, अग्नाशय यहाँ पे होता है ना, अग्नाशय, अग्नाशय के जस्ट ऊपर में होता है पीलिया, वहीं पे क्या होता है? ब्लड बैंक होता है। तो ब्लड बैंक में क्या होता है? स्टोर होता है। तो यहाँ याद रहना, तो रक्त जमा कहाँ होता है? जमा कहाँ होता है? तो रक्त जमा कहाँ होता है? याद रखना, रक्त कहाँ जमा होता है? पीलिया में। कहाँ होता है? पीलिया है, कहाँ जमा होता है? पीलिया, या इसी को बोलते तिल्ली। क्या बोलते हैं? पीलिया या तिल्ली में, पीलिया या तिल्ली में जमा रहता है, समझ ना। रक्त का जब निर्माण होगा तो रक्त कहीं ना कहीं क्या होता है? स्टोर रहता है ना, जमा रहता है ना, तो वह कहाँ जमा रहता है? पीलिया में। इसलिए पूछेगा, बता ब्लड शरीर, सुनो, रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? क्या पूछेगा? रक्त का ब्लड बैंक, क्या पूछेगा? ब्लड बैंक है ना, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? याद रखना, पीलिया को। किसे कहा जाता है? पीलिया को रक्त का ब्लड बैंक कहा जाता है, समझ ना। रक्त का ब्लड बैंक, रक्त जमा कहाँ होता है? तो वह कहाँ जमा होता है? पीलिया में जमा होता है। उसके बाद देखो, सब दिन रक्त तो जिंदे नहीं रहता है, जब रक्त मर जाएगा, जब रक्त क्या हो जाएगा? मर जाता है। अभी बताएंगे, रक्त 3 प्रकार होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये सबका जीवन काल होता है फिक्स, यानी रक्त हमेशा मरते रहता है और उसमें रक्त का निर्माण होते रहता है,
शरीर में रक्त मरता भी है और रक्त का निर्माण होती भी रहता है। तो रक्त जब मर जाता है ना, जब रक्त का मृत्यु हो जाता है तो वह जमा कहाँ होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं? तो रक्त का कब्रिस्तान, रक्त का कब्रिस्तान या कब्रगाह, रक्त का कब्रिस्तान या कब्रगाह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? याद रखना, कहाँ का क्या किसको कहा जाता है? पीलिया को। जहाँ रक्त जमा रहता है उसी में क्या होता है? रक्त मरने के बाद रक्त उसी में जमा भी रहता है, समझे ना। तो रक्त का कब्रिस्तान, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। रक्त का कब्रिस्तान या कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो पीलिया को रक्त का कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ लेते ना, महिला में रक्त कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 लीटर। पुरुष में ज़्यादा ना 6 लीटर, यानी आधा लीटर उससे ज़्यादा रहता है हमेशा, है ना, या 6.8 लीटर, ठीक है। इतना तुमको इसमें याद रखना है। उसके बाद हम बताए थे रक्त का निर्माण 2 घटकों से हुआ है, 2 घटकों, है ना। या रक्त के 2 भाग होते हैं, रक्त के 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। तो पहला कौन सा भाग होता है? पहला होता है तरल, पहला कौन होता है? तरल भाग, और दूसरा होता है ठोस भाग, है ना। तो तरल भाग में क्या लिखना? तरल भाग। तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या क्या कहता है? प्लाज्मा कहा जाता है। सुन रही है? रक्त के तरल भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। हमारे शरीर में प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है? 55% होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा, ध्यान सुनो, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन उपस्थित क्या होता है? हमारे प्लाज्मा में क्या था? कुछ कुल लीजिए, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन उपस्थित रहते हैं जिसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? जैसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, समझे ना। जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। तो पूछा था प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन है? तो पहला क्या लिखे? फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। और दूसरा क्या लिखा है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और तीसरा कौन होता है? हिपेरिन। तीसरा कौन होता है? हिपेरिन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन, समझना। ध्यान से सुन। अब तुमको अगला क्या लिखना है? फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का कार्य। ध्यान सुने, दोनों प्रोटीन का काम क्या है? अभी लिखा है ना। इसका कार्य है रक्त को, थक्का का मतलब क्या होता है? जमाना। क्या होता है? जमा। इसका कार्य है रक्त को थक्का बनाना। क्या काम है?
बनाना। अगला जो हम क्या लिखे थे, क्या लिखे, हिपेरिन, क्या लिखे हैं, हिपेरिन, क्या लिखे हैं, इसका कार्य है रक्त को जमने नहीं देता है, ठीक ना। अब रक्त के जो दूसरा प्रकार था कौन था, ठोस, कौन था, कौन था, दूसरा कौन था, ठोस। तो रक्त के ठोस भाग, इसमें और चीज याद रखना, एक चीज इसमें और याद रखना तुम लोग को, क्या याद रखना नोट में, ऐसा ना, सीरम, क्या होता है, सीरम किसे कहते हैं, तो याद रखना जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं रहेगा, बताए थे ना, तो लिखना फाइब्रिनोजिन, क्या लिखना, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है, क्या कहता है, सीरम कहा जाता है। अब लिखना ठोस भाग, क्या लिखना, ठोस भाग। तो रक्त के ठोस भाग को रुधिराणु कहा जाता है, रक्त के ठोस भाग को रुधिराणु कहा जाता है। ध्यान सुन, रुधिराणु के 3 भाग होते हैं, कितना भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। पहला कौन होता है, RBC, इसको हम क्या लिखना, रेड ब्लड कार्पल्स, क्या लिखें, कार्पल्स COR होता है, CORPUSCLE, कार्पल्स। दूसरा होता है WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स। तीसरा कौन होता है, प्लेटलेट्स, क्या होता है, प्लेटलेट्स, हिंदी में लिख देते हैं प्लेटलेट्स। इसको बिम्बाणु भी क्या कहते हैं, बिम्बाणु, क्या बोलते हैं, बिम्बाणु, या इसको बोलते हैं रक्त पट्टिकाणु, क्या बोलते हैं, रक्त पट्टिकाणु, ठीक है ना। इसका और भी नाम है, अब इसका 3 गो नाम के पूछता है, बायोलॉजिकल नाम, क्या पूछता है ना। RBC के बायोलॉजिकल नाम क्या है, WBC के बायोलॉजिकल नाम क्या है, और प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नाम क्या है, ठीक है ना। हाँ, यानी बायोलॉजी में इसको किस नाम से लोग जानते हैं, समझे ना। इतना तो लिखना है, समझा ना कैसे लिखना है, उसको हम पूरा चीज लिख दिए हैं। आप तो इसको उतार, तब इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं, जल्दी उतारो फास्ट में, देख लेना कैसे लिखना है। इधर से उतारना है, इधर से इसमें उतारना है, तब इसमें उतारना है, ठीक है ना। उतारो, उतारो जल्दी।
पट्टी कानून टटस नहीं होता ना। रक्त पट्टी कानून।